मोना की हाल ही में अनिरुद्ध के साथ शादी हुई होती है। मोना काफी मॉडर्न होती है। वही उसकी जेठानी स्वरा गांव से होती है। अरे वाह स्वरा, क्या बात है। आज का खाना तो एकदम कमाल का बना है। अरे आज तूने ऐसा कौन सा जादुई मसाला डाला है? हाँ भाभी, रोज तो आप कमाल का ही खाना बनाती हो, लेकिन आज का खाना तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बना है और इसका स्वाद भी एकदम अलग सा है। आखिर क्या राज है? नहीं देवर जी, ऐसा कोई राज नहीं है। मैंने आज खाना गैस की जगह चूल्हे पर बनाया है। हाँ, वही चूल्हा जो मैंने हमारे घर के पीछे के एरिया में बनाया है, और इसीलिए ये खाना इतना स्वादिष्ट बना है। क्या बात है भाभी, मैं तो ये कहूंगा कि आप रोज ही उस चूल्हे पर खाना बनाया करो। पागल कहीं का। वैसे तूने एक बहुत अच्छा काम किया जो हमारे गार्डन एरिया के पीछे के हिस्से में चूल्हा बना दिया। तभी मैं सोचूं दोपहर में इतना धुआं कहाँ से आ रहा था। मुझे लगा कि पीछे के इलाके में किसी ने कुछ जलाया होगा, इसीलिए धुआं आ रहा होगा। जी माँ जी, मैं अब अक्सर चूल्हे पर खाना बनाया करूंगी। हमारे गांव में तो रोज उसी पर खाना बनाया करते थे, और चूल्हे पर पकाया हुआ खाना स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सही कहा तूने। वैसे मेरा बेटा कहाँ पर है? मेरा मतलब तेरा पति कहाँ है? आज काम से घर आने में उसे बड़ी देरी हो रही है। हाँ माँ जी, यतीन जी को आने में देरी होगी। वो उनके दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे और तभी खाना खाएंगे। उन्हें तो वहां जाकर भी पार्टी का नहीं, बल्कि मेरे हाथ का ही खाना खाना है। क्या बात है। अरे मोना, तुम चुप क्यों हो? खाओ ना। हमारी मास्टर शेफ भाभी के हाथ का खाना तुम्हें कैसा लगा? ठीक ही है। गुड जॉब हो भाभी। शुक्रिया मोना। 2-4 दिनों तक मोना वही खाना खाती है, लेकिन उसके बाद बस बहुत हुआ अब। मैं ये खाना नहीं खा सकती और ना ही मैं भाभी की बनाई हुई रसोई में काम कर सकती हूँ। अरे लेकिन क्यों बहू, क्या हुआ है? 2-4 दिनों से तो यही खाना खाती आ रही है, तो अब क्या हुआ तुझे? वो तो है माँ जी, लेकिन वो खाना मैं बेमन खा रही थी, पर अब मेरा ये खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे ये देसी और हेवी खाना नहीं, बल्कि मॉडर्न और लाइट खाना खाने की आदत है। ऊपर से भाभी भी एकदम गवारू जैसी हैं। मेरी इनके साथ वाइब भी मैच नहीं होती, और इनकी रसोई भी एकदम पुरानी सी है। एक काम कीजिए माँ जी, मुझे अपनी अलग रसोई बनानी है, वो भी एकदम मॉडर्न। क्या? पहली बात तो ये है कि तू स्वरा के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। ये तेरी जेठानी है। और दूसरी बात, तू इस घर में आते ही रसोई का बंटवारा नहीं कर सकती। ठीक है माँ जी, अगर ऐसा ही है तो फिर ना तो मैं रसोई में कुछ काम करूंगी और ना ही उसमें बनाया हुआ ये पुराने जमाने वाला खाना खाऊंगी, क्योंकि वो खाना एकदम गांव के जैसा टेस्ट करता है एंड आई जस्ट हेट इट। लेकिन मोना बहू, रहने दीजिए ना माँ जी। अगर मोना को अपनी अलग रसोई बनानी है तो इसे बनाने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोना की जिद के चलते नंदा आगे कुछ भी नहीं बोल पाती और मोना अपनी अलग से एक मॉडर्न रसोई बनवाती है। और तभी अब ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्रॉपर रसोई। खैर, अब जब तूने बंटवारा कर ही दिया है तो यही सही। चल, अब तू अकेली तो इस पूरी रसोई की सफाई नहीं कर पाएगी ना, इसलिए मैं तेरी मदद कर देती हूँ। पूरी रसोई साफ करके उसे सेट कर देते हैं। स्वरा तो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, लेकिन आज अगर वो यहाँ पर होती ना, तो वो भी लगे हाथ तेरी मदद कर देती। थैंक्स माँ जी, लेकिन मुझे आपकी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि दूसरा कोई मेरे इस पर्सनल स्पेस में आकर दखल अंदाजी ना करे। क्या कहा? तू तो बहुत ही बदतमीज है। अगली बार से मुझसे बात करते समय अपनी जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समझी कि नहीं? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया माँ जी? एक नंबर की गधी है तू। ना जाने मेरे बेटे को तुझ में क्या दिखाई दिया। नालायक कहीं की। शादी करके आए 1 हफ्ता तक नहीं हुआ,
कि तुरंत रिनोवेट करके दूसरी रसोई बनवा ली तूने। ना जाने और किन किन चीजों का बंटवारा करेगी अब तू। और अब घर में स्वरा नहीं है, इसीलिए अब शाम का नाश्ता तू ही बनाकर देगी मुझे। और याद रहे, मेरी चाय में अदरक और इलायची अच्छे से डालना, क्योंकि उसके बिना चाय पीना तो दूर की बात है। मैं चाय का कप उठाऊंगी भी नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर थोड़ी देर बाद में, ये लीजिए माँ जी, आपकी अदरक इलायची वाली चाय और उसके साथ मेरा स्पेशल नाश्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, ओट्स और रागी कुकीज। हे भगवान, अरे ये सब क्या है बहू? हम चाय के साथ चीले पराठे खाने वाले लोग हैं और ये खाना मुझसे हजम भी नहीं होगा। और तू ये मॉडर्न स्टाइल वाला खाना अपने पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए ये खाना। ओफो माँ जी, जब तक आप इसे चखोगे नहीं तब तक आपको इसका स्वाद कैसे पता चलेगा? चलिए जल्दी से इसे चखिए और बताइए मुझे कि ये कैसा बना है। अरे लेकिन मैंने कहा ना माँ जी, चखिए तो सही। बेमन ही सही, पर नंदा उस पास्ता को चख लेती है। देयर यू गो। कैसा लगा माँ जी? जल्दी बताइए मुझे। है ना एकदम अच्छा? अच्छा है बहू। शुक्रिया माँ जी। वैसे मुझे पता है कि आपको स्वरा भाभी के हाथ का खाने की आदत हो चुकी है, लेकिन अब मेरे हाथ के इन स्टाइलिश और मॉडर्न पकवानों की भी आदत डाल दीजिए। अब मैं इंडियन खाना तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वेस्टर्न खाना एकदम कमाल का बनाती हूँ मैं। गिन चुन के मुझे 5 से 6 डिशेस ही बनानी आती हैं, पर फिर भी मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मजबूरी के चलते अब नंदा को मोना के हाथ का खाना खाने की आदत डालनी ही पड़ती है। फिर एक दिन जब नंदा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी हे भगवान, ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, ये तो मोना की रसोई से आ रही है। पता नहीं इस निकम्मी ने अब क्या कांड कर दिया। फिर नंदा भागते हुए मोना की रसोई में जाती है। ये तो क्या कर रही है नालायक? अरे इस तरह खाना कौन बनाता है जिससे पैन को आग ही लग जाए? माफ कीजिएगा माँ जी। अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है क्या? अगर आग फैलकर पूरी रसोई जल जाती तब तू क्या करती? क्या माँ जी, आपको तो बस रसोई की ही पड़ी है। अगर ये पूरी रसोई जल जाती तो उसमें मैं भी जल जाती ना। लेकिन मेरे बारे में तो आपने कुछ भी नहीं सोचा। ये फालतू का ड्रामा बंद कर। और ये कारनामे करने के लिए तुझे किसने कहा था? वो मैंने इंटरनेट पर एक शेफ को देखा था। वो खाना बनाते समय पैन को हिला रहा था और उसमें से आग निकली और तब जाकर वो खाना और स्वादिष्ट बन गया। इसीलिए मैं उसी को कॉपी कर रही थी, लेकिन ये हाल हो गया। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। हाँ। अरे तुझे ध्यान तो रखना ही होगा, वरना मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। स्वरा के मुकाबले में मोना की रसोई काफी गंदी और बदबूदार रहती है। एक रोज, अरे ओ पिंकी की बच्ची, ये क्या देख रही हूँ मैं? तू हर रोज केवल बर्तन ही धोती है और मुंह उठाकर बाहर चली जाती है। अरे हर रोज रसोई ऐसे ही गंदी रहती है, सारा सामान भी बिखरा होता है। जरा वो देख, वो नीचे का कैबिनेट भी साफ नहीं है। आखिर तू यहाँ आकर करती क्या है? देखो मैडम, काय को किचकिच करेली हो? मैं इधर से बर्तनीच धोने को आती है और मुझे उसका ही पैसा मिल रेला है। बाकी कोई फुकट का पैसा नहीं दे रही हो आप मुझे, इसीलिए मेरा जितना काम है मैं उतना ही करके जाएगी ना, ज्यादा का काम थोड़ी ना करेगी मैं। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? मैंने देखा है तुम्हें। स्वरा भाभी की रसोई तो तुम एकदम चकाचक करके जाती हो, तो फिर यहाँ करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? वो सब मैं नहीं करती मैडम, स्वरा तय खुद ही करती है वो। मैं वहां पर भी सिर्फ बर्तनीच धोती है और कल्टी मार लेती है। और सच कहूं तो स्वरा तय बहुत ही अच्छी है। उनकी रसोई में काम करने को मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कुछ एकदम साफ सुथरा रखती है। लेकिन आपकी रसोई तो एकदम गंदीच पड़ी रहती है, इसीलिए यहाँ काम करने में मुझे बहुत ही घिन आती है। ज्यादा बकवास मत करो, मेरी रसोई भी बहुत अच्छी है
और घिन तो मुझे तुम जैसे लोगों से आती है। पहले जरा खुद साफ सुथरे बनकर आओ, फिर जाकर यह ज्ञान दो। बड़ी आई मेरी रसोई को गंदा बोलने वाली। जहाँ स्वरा बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है, वही मोना के मॉडर्न डिशेस सभी लोग कम मात्रा में ही खाना पसंद करते हैं। फिर एक रोज देखो ना, सबने भाभी का बनाया हुआ ही खाना खा लिया, इसीलिए अब कोई मेरे हाथ का खाना खा ही नहीं रहा। चलो, अब तुम तो ये भाभी का बनाया हुआ पनीर मसाला छोड़कर मेरे हाथ का बना हुआ ये खाना खाओ। मैं अभी परोसती हूँ तुम्हें, ठीक है ना? अरे लेकिन मोना, मैं तो मुझे वो भाभी के। अरे बाद में बताओ जो बताना है, पहले हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। अरे यार, भाभी ने इतना कमाल का पनीर मसाला बनाया है और वो छोड़कर मुझे मोना के हाथ का मॉडर्न खाना खाना होगा। और उस खाने के कारण ना तो मुंह में स्वाद आता है, ना ही ठीक से पेट भरता है। लेकिन फिर भी मोना का मन रखने के लिए उसे उसके हाथ का खाना खाना ही पड़ता है। वही दूसरी तरफ बाकी घर वाले अब कोई ना कोई बहाना देकर मोना के हाथ का खाना खाने के लिए टालते रहते हैं। फिर एक दिन मोना की रसोई में एक चूहा देखकर स्वरा चिल्ला पड़ती है। देखो मोना, मैंने अभी अभी तुम्हारी रसोई में एक चूहा देखा है। अरे तुम अपनी रसोई की सफाई क्यों नहीं करती? कुछ भी, मेरी रसोई एकदम साफ सुथरी होती है और उसमें कोई चूहा वगैरह आ ही नहीं सकता। अरे चुप कर मोना, भला स्वरा झूठ क्यों बोलेगी? और मैंने भी तुझसे 1000 बार कहा है कि अपनी रसोई को जरा साफ रखा कर, लेकिन नहीं, तू उसी गंदगी में खाना बनाती रहती है। अरे एक तरफ ये स्वरा है जिसकी रसोई एकदम चकाचक रहती है और उसकी रसोई से हमेशा मसाले और तड़के की खुशबू आती रहती है। वही एक तेरी रसोई है जो हर वक्त गंदी रहती है और गंदगी के चलते बस बदबू मारती रहती है। बस कीजिए माँ जी, आप सबके नाक में ही प्रॉब्लम है, मेरी रसोई कोई बदबूदार नहीं है। अब मोना अपनी रसोई में एयर फ्रेशनर छिड़कने लगती है, अगरबत्ती लगाती है, लेकिन उसके बाद भी गंदगी का नामो निशान नहीं मिट पाता। नंदा, स्वरा और यतिन तो उसके हाथ का खाना खाना बंद कर देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध को वो इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे अपने हाथ का खाना खिलाकर ही रहती है। अरे माँ, वो मोना अनिरुद्ध को अपने हाथ का बना खाना खिला रही है, जरा उसकी जिद को रोको। अगर वो खाना इतनी गंदगी में बनाएगी तो कहीं उन दोनों की सेहत बिगड़ ना जाए। हाँ माँ जी, यतिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे, इसीलिए अब आप ही समझाइए उसे। बहुत चूल मची थी ना अनिरुद्ध को, जो उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर लेकर आया। अब उसे भुगतने दो और खाने दो उसे उसके हाथ का बना हुआ गंदा खाना। गंदगी में बना हुआ खाना खा खा कर उन दोनों की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और टेस्ट करने पर पता चलता है कि उन दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। और तभी बिस्तर पर आ जाने के बाद मोना की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। क्यों मोना, अब अच्छा लग रहा है ना, ढेर सारी दवाइयाँ खाकर और यूं इस तरह बीमारी में बिस्तर पर लेटकर? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप सभी लोग मुझे समझाते रहे, चिल्लाते रहे कि रसोई को साफ रखो, लेकिन मैंने आप सब में से किसी की भी एक नहीं सुनी। और आज देखो, आज हम दोनों पति पत्नी को बीमारी हो गई है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने और तेवर जी ने जल्द से जल्द ब्लड टेस्ट करवा दिया, वरना डॉक्टर तो ये भी कह रहे थे कि अगर आने में देरी हो जाती तो तुम दोनों की जान भी खतरे में जा सकती थी। जी भाभी, और भाभी सच कहूँ तो आप बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो, वो तो मेरे ही नखरे थे। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने हमेशा आपको पूरा भला कहा है, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक करके सही से रहूंगी। और अब इस घर में दो नहीं बल्कि एक ही रसोई होगी, जिसमें हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर प्यार से खाना बनाएंगे।
लेकिन आप मुझे सारा खाना बनाना सिखाओगे ना? अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मैं तुम्हें खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी मोना। और खाना बनाने के साथ साथ इसे रसोई को साफ करना भी सिखा दे। जी माँ जी, वो भी सिखा दूंगी। देख बेटा, जैसे हम रोज नहाकर खुद को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें रसोई को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पर बनाया हुआ खाना हम अपने पेट में डालते हैं। और अगर वही जगह गंदी रहेगी तो वहां पर बनाया हुआ खाना हमारे पेट में जाकर हमारी सेहत खराब करेगा। और तो और गंदी रसोई घर में पनौती लाती है, समझे कि नहीं? हाँ माँ जी, अब मैं सब कुछ अच्छे से समझ चुकी हूँ। इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और घर में हर रोज स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और सभी लोग प्यार और खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। सरिता अपने बेटे हिमांशु के साथ रहती है और वो अकेले ही अपने बेटे को पाल रही होती है। फिर एक दिन शाम के समय सविता घर पर बैंगन को कट करके तवे पे सेक रही होती है। आज तो मैं मेरे बेटे के लिए अलग से बैंगन बना रही हूँ। वैसे तो उसे बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये वाले जरूर पसंद आएंगे और वो तो अभी आने ही वाला होगा। खाना बनाने के बाद सरिता अपने बेटे के आने का इंतजार करती है। फिर कुछ देर बाद में हिमांशु घर आता है। अरे बेटा, आज तू इतना लेट क्यों आया है? वो मैं अपने दोस्त रोहन के घर चला गया था। कल टेस्ट है ना, तो हम दोनों उसी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, चल कोई बात नहीं। तू थक गया होगा ना, तो मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज ना मैंने ऑनलाइन रेसिपी देखी है। बैंगन को कट करके उसे शैलो फ्राई करते हैं तवे पर। बहुत टेस्टी लगता है और मैंने ये डिश खास तेरे लिए बनाई है। अरे क्या माँ, आप भी? आपको अच्छे से पता है कि मुझे बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, तो आपने बैंगन क्यों बनाया? अरे मुझे पता है कि तुझे बैंगन नहीं पसंद, इसीलिए मैंने बैंगन अलग तरीके से बनाया है जो तुझे बहुत पसंद आएगा। नहीं माँ, आप बैंगन चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना बना लो, लेकिन मैं इसे नहीं खाने वाला। और वैसे भी मुझे खाना ही नहीं खाना है, क्योंकि मैं अपने दोस्त रोहन के घर से खाना खाकर आया हूँ। अरे, अगर तूने खाना वहीं पर खा लिया था तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अब उसमें क्या बताना है माँ? और वैसे भी आज मेरे दोस्त रोहन के घर पर गार्लिक ब्रेड और सैंडविच बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी था। इसलिए मैंने तो अपना पेट वहीं पर भर लिया। और रही बात इस बैंगन की, तो मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन की माँ की तरह आप अच्छा खाना कभी नहीं बना सकती। अरे आप तो बस ये बैंगन, आलू, कटहल और कद्दू ही बनाती रहना। सरिता को सुनाकर हिमांशु अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह सरिता जल्दी उठती है और रसोई में जाकर वो सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगती है। हिमांशु को सैंडविच बहुत पसंद आता है, तो आज मैं उसके लिए उसकी पसंद का ही सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन अपने थोड़े देसी टच में। और ऊपर से उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इस सैंडविच में कौन कौन सी सब्जियां मिलाई है। फिर सरिता सैंडविच बनाकर हिमांशु के पास लेकर जाती है। ये देख हिमांशु बेटा, मैंने तेरे लिए आज सुबह सैंडविच बनाया है, खाकर बता कैसा बना है। अरे वाह माँ, कल मैंने आपको थोड़ा सुना क्या दिया? आपने तो आज सीधे सैंडविच ही बना दिया मेरे लिए। सच में आप तो कभी कभी कोई काम अच्छे भी कर लेती हो। वो तो है बेटा, अब मेरी ज्यादा तारीफ मत कर और खाकर बता कैसा बना है। फिर जैसे ही हिमांशु सैंडविच खाता है, वो उसे काफी टेस्टी लगता है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और आपने तो रोहन की माँ से भी ज्यादा टेस्टी बनाया है ना? मुझे पता था कि तुझे ये सैंडविच जरूर अच्छा लगेगा। और तुझे पता है, कल तूने जिस बैंगन को खाया नहीं ना, उसी बैंगन से बनाया है मैंने ये। अरे क्या माँ, आप भी? आपने मुझे बैंगन खिला दिया। आपको पता है ना कि मुझे बैंगन बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर आपने मुझे ये जबरदस्ती क्यों खिलाया? अरे माना कि तुझे बैंगन पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से तो पसंद आ ही गया ना। अब देख,
मेरे जबरदस्ती करने के कारण तेरे मुंह का स्वाद बढ़ गया। आप तो रहने ही दो माँ, मुझे आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे मैं क्या कोई जानवर हूँ क्या जो आप मुझे कुछ भी खाने में दो और मैं चुपचाप खा लूं? मुझे नहीं खाना ये सैंडविच। हिमांशु वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं और अब हिमांशु एक अच्छी जॉब करने लग जाता है। अरे नहीं माँ, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगा। और वैसे भी आपके हाथ में तो कोई स्वाद नहीं है, और ऊपर से अगर ठंडा खाना खाऊंगा तो मेरे मुंह का स्वाद और बिगड़ जाएगा। इसलिए इससे अच्छा तो मैं भूखा ही रह लूं। इतना कहकर हिमांशु ऑफिस चला जाता है। बेचारा मेरा बेटा भूखा रहेगा और भूख लगी तो वो बाहर से खाएगा। बाहर का खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक काम करती हूँ, मैं घर पर ही कुछ अलग से ट्राई करती हूँ। फिर सरिता घर पर ही मटर मशरूम की सब्जी बनाकर हिमांशु के ऑफिस लेकर जाती है। आप यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो माँ? हाँ, तो नहीं आ सकती क्या मैं तेरे ऑफिस? देख, मैं तुझे यहाँ पर लंच देने आई हूँ और मुझे पता था कि तेरे लंच का समय कब होता है, तो इसीलिए मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आ गई। अरे माँ, मैं ज्यादातर खाना इसीलिए नहीं लेकर आता क्योंकि मुझे आपके हाथ का खाना नहीं पसंद, और आप हो कि मुझे यहाँ तक देने चली आई। अब छोड़िए, यहाँ तक आ ही गई हो तो दे दो मुझे और जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने आपको देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब सरिता उदास होकर घर चली आती है और हिमांशु अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बैठ जाता है। अरे वाह हिमांशु, तेरी ये मटर मशरूम की सब्जी तो कितनी टेस्टी है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरी मम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती है। रोज क्यों नहीं लेकर आता तू टिफिन? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी ये सब्जी इतनी खास भी नहीं बनी है। अरे तू पागल हो गया है क्या? तूने आज तक अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया क्या, जो तुझे ये सब्जी टेस्टी नहीं लग रही? देख भाई, भले ही तू अपने लिए खाना लेकर मत आया कर, लेकिन मेरे लिए तो जरूर लेकर आना, क्योंकि मुझे तो तेरे माँ के हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगा। अजय की ये बातें सुनकर हिमांशु अब चुप हो जाता है। फिर घर आने के बाद, तो बेटा कैसा लगा तुझे आज का खाना? अरे क्या माँ, आप भी खाने में कुछ अलग हो तो अच्छा लगे ना। आप तो कुछ अलग बनाती ही नहीं हो। पता नहीं मेरे दोस्तों को आपके हाथ का खाना कैसे पसंद आ गया। मुझे तो आज तक कभी पसंद नहीं आया, जबकि मैं तो इतने सालों से खा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे आज का भी खाना पसंद नहीं आया तो मैं कल कुछ और बनाने की कोशिश करूंगी। फिर कुछ महीनों के बाद हिमांशु की सिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है और वो अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में मगन हो जाता है। अरे सिया, आज तुम मेरे लिए आलू मटर की रस्सा वाली सब्जी बना दो, क्योंकि आज उसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। और साथ में पूरी भी बना देना। गर्मा गर्म पूरियां तो आलू मटर की सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आज तो संडे है ना, तो लंच तो मैं घर पर ही करूंगा। ठीक है जनाब, जैसी आपकी फरमाइश। मैं तुम्हारे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरियां बना दूंगी। फिर सिया आलू मटर की सब्जी बनाती है और वो दोनों के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह सिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे आएगी भी क्यों नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। अब खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे ये क्या सिया, तुमने तो बस कहने के लिए आलू मटर बनाया है, लेकिन ये सब्जी तो खाने लायक है भी नहीं। ये तो क्या बोल रहा है बेटा, ठीक तो लग रही है सब्जी। हाँ हिमांशु, सब्जी तो अच्छी बनी है। क्या ये अच्छा है? अरे अच्छा किसे कहते हैं पता भी है क्या तुम्हें? ना नमक का स्वाद है ना मसाले का स्वाद है, बिल्कुल बेस्वाद बनी है ये सब्जी। अरे लेकिन मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ी तो तारीफ करो ना। या फिर तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा सिया, ये सब्जी सच में बहुत बेस्वाद बनी है। अरे तुमसे अच्छा खाना तो माँ ही बना लेती है, और ये सब्जी खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अरे पर बेटा, आप बीच में मत बोलो माँ, और आप इसे खाना कह रही हो। अरे जब आप खाना बनाती थी
तब उसमें हर मसाले का हिसाब बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आगे से ऐसा खाना मुझसे तो खाया नहीं जाएगा। इतना बोलकर हिमांशु वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हिमांशु जब अपने ऑफिस में खाना खाता है, तभी शिव, क्या खाना बनाया है इसने। मैं ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ और एक ये सिया है जो कि इतना खराब खाना बनाती है। आज तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। हिमांशु लंच नहीं करता और शाम के समय गुस्से में घर आता है। सिया, कहाँ पर हो सिया? अरे बाबा, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है? मैं ऑफिस में कितनी मेहनत करता हूँ और लंच में अगर मैं खाना खाने बैठ जाऊं तो मुझे ये बेस्वाद खाना मिलता है। अरे अब क्या हो गया? मैंने तो सब चख के दिया था तुम्हें। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं सिया। सच कहूं तो मुझे शादी के बाद अच्छा खाना नसीब ही नहीं हुआ। अरे जब भी मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने बैठ जाता हूँ तब तब मेरा मन खराब हो जाता है। और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया तो मेरी माँ से सीख लो ना। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो तुम्हें भी सिखा देगी। अब तो तुम बहुत बोल रहे हो हिमांशु। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हूँ, तो तुम्हें वो सब दिखाई नहीं देता क्या? अरे तुम तो बस खाना बनाती हो और वो भी इंसानों के खाने लायक नहीं बनाती। अरे तुम्हें पता भी है क्या मेरी माँ के हाथ का खाना कैसा होता था? अरे वो खाना तो जो भी खाता था ना तो बार बार मांगता था। ऊपर से वो मेरे ऑफिस आकर मुझे गर्मा गर्म खाना दिया करती थी। अरे लेकिन मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, तो तुम्हें वो सब दिखाई नहीं देता क्या? ठीक है, आगे से मैं और ध्यान दूंगी। हिमांशु अब हर वक्त बस सिया की गलती ही निकालता रहता है, लेकिन सिया उसे कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हिमांशु का दोस्त अजय घर पर खाना खाने आता है और सिया उन दोनों को खाना परोसती है। ये क्या है सिया? ना तो तुमने सलाद दिया है और ना ही ये रोटियां फूली हुई है, और ये सब्जी तो देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें तो बस पानी ही भरा हुआ है। अरे थोड़ा तो सोचकर बात करो ना मुझसे। घर पर तुम्हारा दोस्त आया हुआ है और अभी तो तुमने खाना टेस्ट भी नहीं किया है और उससे पहले ही इतनी बुराई कर रहे हो। अरे मुझे तो ये खाना देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तो इसे खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, बस खाने की बर्बादी करती रहती हो। यार हिमांशु, मैं चलता हूँ। अरे नहीं अजय, तू कहीं मत जा। अरे सिया को मैंने अब तक बहुत बार समझाया है, लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं समझती, इसलिए आज मैंने इसे तुम्हारे सामने डांट दिया ताकि इसमें थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए। नहीं भाई, मुझे घर जाना है, थोड़ा काम है। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। बस बहुत हो गया हिमांशु, मैंने तुम्हारे दोस्त के आगे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मुंह में आए बोलते जाओ। माना कि तुम्हें तुम्हारे माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खाना बुरा बनाती हूँ। अरे मेरे मायके में तो किसी ने भी मेरे खाने की कभी बुराई नहीं की। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आज तक अगर तुमसे किसी ने सच नहीं बोला तो मैं भी तुमसे झूठ बोलूं क्या? बस बहुत हो गया हिमांशु, झूठ सच तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अरे तुम्हें खाना अच्छा लगे इसलिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हिमांशु, जब मैं तेरे लिए खाना बनाया करती थी तब तो तूने मेरी कभी तारीफ नहीं की कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अरे तूने तो हर बार मेरी बस कमियां ही निकाली, और अब पत्नी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो अब जाकर तुझे मेरे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा है। बल्कि सच बात तो ये है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो हिमांशु। माँ के हाथ के खाने की कभी तारीफ नहीं की, पर पत्नी को नीचा दिखाने के लिए माँ के हाथ का खाना तुम्हें अच्छा लगने लगा। वाह! और अगर तुम कदर नहीं करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। अरे अगर कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो तुम्हें उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए,
ना कि किसी से तुलना करनी चाहिए। उन दोनों की ये बातें सुनकर हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप दोनों सही कह रही हो, मेरी ही गलती है। आज तक मैंने कभी किसी की फीलिंग्स को समझा ही नहीं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा और आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अरे सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि अगर मैंने ये बात तुझे पहले ही समझा दी होती तो आज इतना सब होता ही नहीं। और इस तरह से अंत में हिमांशु को अपनी माँ और पत्नी के हाथ के खाने का स्वाद समझ आ जाता है और उसे एक सबक भी मिलता है। स्वाति और तृप्ति दोनों गांव में पली बड़ी होती है। समय गुजरता जाता है और बड़े होकर अब स्वाति गांव में अपने ससुराल में खुशी से रहती है। वही तृप्ति शहर में अकेली ही रहती है। ऐसे ही एक रोज, हेलो तृप्ति, कैसी है मेरी प्यारी बहन? ठीक हूँ स्वाति, तू बता, तू कैसी है? सब कुशल मंगल है, लेकिन कहाँ रहती है तू आजकल? ना कोई फोन ना कुछ। अरे बाबा, अब क्या बताऊं मैं तुझे। मैं तो दिन भर काम में ही व्यस्त रहती हूँ और फिर घर आने के बाद थकान हो जाती है। ओफो तृप्ति, अब इतना भी क्या काम में व्यस्त रहना जो अपने लिए समय ही निकाल ना पाओ? बहुत काम होता है बहन। अब इतनी बड़ी पोस्ट पर जो हूँ तो उतना तो काम होगा ही ना। अच्छा, लेकिन तू मुझे क्या बोल रही है? तूने बहुत गलत किया है। माँ और पापा ने हमें कितना पढ़ाया, जिसके चलते आज मैं यहाँ शहर में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। और मेरे साथ अगर यहाँ पर तू भी आ जाती तो आज हम दोनों बहनें साथ मिलकर काम कर रही होती। लेकिन अफसोस, तू वहाँ अपने पति, सास और बच्चे के बीच में फंस कर रह गई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है तृप्ति, और मैं कहीं भी नहीं फंसी हूँ। उल्टा मैं भी यहाँ गांव में बहुत काम करती हूँ और अपने परिवार को भी संभालती हूँ। मेरे लिए तो हर दिन खुशियों से भरा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनों के साथ रहती हूँ। और इसी वजह से मैं भगवान को हर रोज धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया और मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत बनाई। वेल, जैसी जिसकी सोच। खैर, अगले महीने मेरी छुट्टियां हैं, वो भी पूरे 5 दिनों के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि कहीं जाने की जगह पर घर पर ही रहूं। तू अगर फ्री हो तो आ जाना यहाँ पर। उतना ही हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त मिल पाएगा। क्यों नहीं तृप्ति, अगले महीने राघव की भी छुट्टियां हैं तो मैं उसे भी लेकर आऊंगी। आज तक वो शहर कभी नहीं गया है, इसीलिए उसे भी बहुत मजा आएगा। अरे वाह, ठीक है, फिर तुम दोनों भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा। फिर अगले महीने स्वाति अपने बेटे राघव के साथ गांव से शहर चली जाती है और शहर को पहली बार देखकर राघव भी बहुत खुश हो जाता है। हेलो राघव। हेलो मौसी, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए तोहफे लाए हैं। क्या बात है मौसी, शुक्रिया। अरे ये सब क्या है तृप्ति, तेरा घर इतना बिखरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं स्वाति, ऑफिस के चक्कर में मुझे साफ सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता, और अगर काम वाली बाई लगाओ तो वो भी बहुत पैसा लेती है। हाँ तो लेने देना, अब तो इतना कमाती किस लिए है फिर? अगर काम वाली बाई लगाएगी तो वो आकर कम से कम सफाई तो करके जाएगी, और सफाई करने से ही घर में बरकत आती है और साथ ही तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी। वरना इस गंदगी में रहकर तो एक दिन बीमार भी हो सकती है। अच्छा बाबा, ठीक है, लगा लूंगी मैं काम वाली बाई। अब आते ही तू शुरू मत हो जा। अरे चुप कर तू, जाने दे, तब तक मैं ही कमरे की सफाई कर देती हूँ। अरे नहीं स्वाति, पागल हो गई है क्या? तू क्यों करेगी सफाई? अब मैं थोड़ी ना कोई मेहमान हूँ, मैं तो तेरी बहन ही हूँ। अब चल, ज्यादा नाटक मत कर और मुझे सफाई करने दे। तुम भी ना स्वाति। फिर 2 घंटे साफ सफाई करके स्वाति तृप्ति के घर को चकाचक कर देती है, जिसके बाद वो सब मिलकर पिज्जा खाती है। वाह मासी, ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और ये टॉफी भी। थैंक यू सो मच मौसी। यू आर वेलकम बेटा। अरे वहां गांव में तो मैं ही इसे पिज्जा बनाकर देती हूँ और मीठे में गुड़ वाली टॉफी बनाकर रखती हूँ। देख स्वाति, गांव और शहर में जमीन आसमान का फर्क है। गांव में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता,
लेकिन शहर में तो सब कुछ आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो भी एकदम अच्छा क्वालिटी का सामान। कुछ भी कहो, शहर की बात ही कुछ और है। हाँ मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अरे राघव बेटा, अब तक तो तुम कुछ घूमे भी नहीं हो, लेकिन कल हम तीनों पूरा शहर घूमने जाएंगे। तब देखना, इससे भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। ये फिर अगले दिन जब वो तीनों घूमने निकल रही होती है, तभी स्वाति के कपड़े देखकर तृप्ति हैरान हो जाती है। अरे स्वाति, ये तूने कौन से जमाने के कपड़े पहने हैं? ये शहर है, गांव नहीं। पर तृप्ति, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। माना कि इसका डिजाइन थोड़ा पुराना सा है, पर वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। और वैसे भी हम जो भी पहनते हैं उससे हमारा किरदार नहीं झलकता। हमारा किरदार तो हमारे स्वभाव से, मतलब हमारे भीतर से झलकता है। अरे ये सब बातें तो सही है, लेकिन अब तू शहर में आई है ना, तो शहर के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रुक जा, मैं तुझे जींस और टॉप देती हूँ, तू उसे ही पहन ले, और उसमें तो एकदम एटम बॉम्ब लगेगी, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा बाबा ठीक है, दे दे। फिर तृप्ति स्वाति को जींस और टॉप देती है, जिसे पहनकर वो तीनों घूमने जाते हैं। वाह यार, क्या कमाल की बीच है ये। देखा है ना सुंदर। अरे ये सब गांव में कहाँ पर, इसीलिए कहती हूँ कि तू भी यहीं पर आ जा। बेवजह वहां गांव की बोरिंग लाइफ क्यों जी रही है तू? अब छुट्टियों के बीच में भी तृप्ति को अचानक से ऑफिस का काम आ जाता है। अरे स्वाति, आज का खाना भी बाहर से ही ऑर्डर कर दे, क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंटेशन बनाना है, बहुत अर्जेंट है। ओफो तृप्ति, तेरे ऑफिस वाले लोग क्या पागल हो गए हैं क्या? काम ही करवाना था तो छुट्टी क्यों दे दी तुम्हें? सच में बड़ी अजीब नौकरी है तेरी। अब इतनी जिम्मेदारी वाली नौकरी है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। फिर बाद में, माँ, टीवी देखकर और गेम खेलकर मुझे बहुत बोर हो रहा है, मैं बाहर खेलने जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ये हमारा गांव नहीं है, शहर है, और यहाँ पर तो पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते, तो मैं तुम्हें अकेले खेलने कैसे भेज सकती हूँ? अब तुम सीधे गांव जाने के बाद ही खेलना। अब स्वाति वापस गांव चली जाती है। और बहू, कैसी रही शहर की यात्रा? अच्छी थी माँ जी। हाँ दादी, पहले 2 दिन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत बोर होने लगा। हमारा गांव ही सबसे अच्छा है। ये बात तो सच है राघव बेटा, लेकिन मुझे तो ये लगा था कि शहर जाकर तुझे शहर से लगाव हो जाएगा, लेकिन तू अपने गांव को नहीं भूला, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर और गांव दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, पर अगर हर पहलू से देखकर तय किया जाए तो असली सुकून केवल गांव में ही मिलता है। गांव में स्वाति के पति उदय का बड़ा सा घर होता है, और उनके बड़े बड़े खेत भी होते हैं, जिसमें अनाज उगाकर वो जगह जगह सप्लाई करते हैं। स्वाति घर का काम संभालने के साथ साथ खेत में काम कर रहे कामगारों पर भी ध्यान देती है, और बाकी सारे छोटे मोटे कामों को भी वही देखती है जो खेती से मिलते जुलते होते हैं। वही शहर में एक दिन अचानक से तृप्ति बेहोश हो जाती है। ओह नो, मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी थी, और फिर आप बेहोश हो गई, और आपकी टीम ने आपको यहाँ पर लाया क्या? हाँ तृप्ति जी, देखिए, ज्यादा काम करने के कारण आपकी तबीयत खराब हो रही है, जो एक बहुत ही गंभीर बात है। इसलिए प्लीज अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और आराम कीजिए, घूमने फिरने जाइए, वरना अगर आपने काम और पैसे के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज किया तो उसका असर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हे भगवान, तृप्ति अब बहुत घबरा जाती है, और वो ब्रेक लेकर स्वाति के पास कुछ दिन रहने चली जाती है। गांव में कदम रखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वाह, गांव की मिट्टी की खुशबू से ही इंसान फुर्तीला हो जाता है। शहर में शिफ्ट होने के बाद तो मैं गांव में कभी नहीं आई। यहाँ पर कितना कुछ बदल गया है, यकीन ही नहीं होता कि मेरा पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है। अरे तृप्ति, आ गई तू? आजा। वाह स्वाति,
तुम लोगों ने घर को फिर से रिनोवेट किया है क्या? हाँ तृप्ति, ये 2 मंजिलें और बढ़ाई है और भी ढेर सारा छोटा मोटा काम किया है। क्या बात है, घर तो एकदम कमाल का लग रहा है और तुम्हारी खेती बाड़ी भी बहुत मस्त लग रही थी। शुक्रिया तृप्ति, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ता है, तभी जाकर ये सब हो पाया है। अच्छा तो इन सब से मिल। ये है मेरी गाय कावेरी और गौरी, और ये है मेरे भैंस बल्लू और पन्ना, और ये मेरा छोटा सा डॉगी शेरू नाम है इसका। इन सबको मैंने अपने बच्चों की जैसे ही पाला है। अमेजिंग यार, यहाँ की हवा में तो अलग ही ताजगी है। ऐसा लग रहा है मैं अब पहली बार गाँव आई हूँ। इतने सालों तक गाँव में ही रही, लेकिन गाँव को इतनी गहराई से मैंने कभी महसूस ही नहीं किया जितना मैं अब कर रही हूँ। तृप्ति आंगन में जाकर देखती है तो वहां स्वाति की सास जानकी और अड़ोस पड़ोस की बाकी औरतें मिलकर मिठाइयाँ बना रही होती हैं और उनकी एकता को देखकर तृप्ति को बहुत अच्छा लगता है। ये नज़ारा तो सिर्फ गांव में ही देखने मिलता है, वरना शहर में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। वो इसीलिए क्योंकि गांव में कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं होते, सब एक परिवार की तरह ही एकजुट होकर रहते हैं। आपने सही कहा जानकी काकी। वैसे सॉरी, मैं आपको प्रणाम करना ही भूल गई। नमस्ते काकी जी। खुश रहो बेटा। फिर रात में सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और तभी तो तृप्ति, गांव में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है अब? थकान दूर हुई कि नहीं? हाँ जीजू, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कितने सालों के बाद मैं पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, वरना अब तक तो मैं अकेली ही खाती थी। सच में आज तक मैंने बहुत कुछ मिस किया है। देखो बेटा, काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि जिसके चलते आपकी सेहत खराब हो, क्योंकि जीवन में असली पूंजी तो हमारी सेहत ही होती है। हाँ काकी जी, अब ये बात तो मुझे धीरे धीरे समझ आ ही रही है। अब तृप्ति पूरा गांव घूमती है और स्वाति उसे अपनी खेतीबाड़ी दिखाती है। चाचा जी मनोहर, इधर पानी छिड़क दो और उसके बाद खाना खाने चले जाओ। याद रहे, ठीक 1 घंटे में वापस लौटना है आप दोनों को। बहुत सारा काम पड़ा है और इस साल बारिश के पहले ही हमें सारी तैयारियां करके रखनी है। वाह स्वाति, मुझे तो ये लगा था कि तू गांव में रहकर एकदम घरेली बहू की तरह बन चुकी है, लेकिन जिस तरह से तू घर और बाहर का दोनों जगह का काम संभाल रही है, तुझे देखकर तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिल रही है। अरे यही तो मैं तुझे कब से समझा रही थी, लेकिन तू समझ ही नहीं पा रही थी। मैं सारे काम खुशी से करती हूँ और तुझे भी यही करना चाहिए। माना कि शहर में रहने से अच्छे फायदे हैं, लेकिन गांव की जिंदगी जैसी कोई जिंदगी नहीं होती। शुद्ध हवा, खाना पानी, शांति, अपनापन, अच्छी सेहत, और क्या चाहिए जीवन में? सही कहा तूने। और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं गलत थी स्वाति, जो इस सोच में थी कि शहर में रहकर ही इंसान पैसा कमा सकता है, तरक्की कर सकता है, लेकिन गांव में रहकर भी तुम पैसे कमा सकते हो और अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। हाथ रोकती, मैं तो कहती हूँ कि तू भी यहीं पर रुक जा और यही बसा ले अपनी जिंदगी। अरे नहीं स्वाति, ये इतना आसान नहीं होगा। शहर में मेरी नौकरी है और गांव में आकर मैं कहाँ पर रहूंगी? और नौकरी, वो भी तो ढूंढनी होगी ना मुझे यहाँ पर। अरे सब हो जाएगा तृप्ति। देख, तू शहर की नौकरी छोड़ दे, और रही बात कहाँ पर रहने की, तो मेरा घर तेरा ही तो घर है ना। कुछ भी बोलती है यार तू। और रही बात काम की, तो काम ढूंढने की चिंता मत कर। उदय और मेरी पहचान के एक सेठ हैं और उनकी गांव में एक आईटी कंपनी बन रही है। लगभग अगले महीने तक वो काम भी शुरू हो जाएगा। अरे तू तो कब से काम कर रही है और इतने सालों का तेरे पास तजुर्बा भी है, इसलिए वो लोग तो तुझे आराम से काम दे देंगे। अरे वाह, फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्वाति। इस तरह तृप्ति की सोच बदल जाती है और वो अब गांव में ही रहने लगती है और एक खुशहाल जीवन जीती है।